So, hello everyone and welcome to the Part 2 UPSC. We are following our weekly discussion series जहां पे हम लोग हर एक वीक इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट को डेप्थ में एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी आर्टिकल इन द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। इस वीक हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है मिडल ईस्ट से, जहां पे आपने देखा होगा इवन न्यूज़ दैट इसराइल ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है सोमालीलैंड को। तो अपने इस आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंट है एंड हाउ इंडिया शुड नेविगेट इन अ वर्ल्ड विदाउट नॉर्म्स। तो आखिर ये नॉर्म्स है क्या और इंडिया किस तरीके से नेविगेट करेगा इस ग्लोबल पीस ऑर्डर में, इसे हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल रिटन बाय सी राजा मोहन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इजराइल ने रिकॉग्नाइज कर लिया है सोमालीलैंड को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अब आप में से बहुतों का ये क्वेश्चन होगा कि आखिर ये सोमालीलैंड है क्या। तो फर्स्ट यू नीड टू रेफर द मैप ऑफ द सोमालीलैंड कि आखिर ये सोमालीलैंड है क्या। तो बेसिकली सोमालीलैंड इज अ टेरिटरी इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पूरा रीजन सोमालीलैंड का है एंड इट इज शेयरिंग द बाउंड्री विद सोमालिया, इथियोपिया एंड जिबूती। और इसके ईस्टर्न फ्रंट पे अरेबियन सी है और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि जब आप मिडल ईस्ट का अगर आप मैप देखोगे तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, ये यहाँ से लिंक होता है और ये सुएज कैनाल के थ्रू होते हुए मेडिटेरेनियन सी तक मिलता है। तो ये जो पैसेज है, और अगर आपके लिए एक क्वेश्चन ये भी है कि इस स्ट्रेट का नाम क्या है। इस स्ट्रेट से पूरे वर्ल्ड का एक काफ़ी हैवी वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड होता है और इस लिहाजे से ये काफ़ी सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल लोकेशन होल्ड करता है। और ये वाला जो रीजन है ये है सोमालीलैंड का। अब अगर सोमालीलैंड के आप हिस्ट्री को पहले जान लो, तो सोमालीलैंड वाज हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर। जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो जैसा कि उन्होंने सारे एशिया और अफ्रीका में किया था, बॉर्डर डिस्प्यूट का जन्म करके यहाँ से वो चले गए। ये पूरा का पूरा रीजन काफ़ी डेकेड्स तक ये यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया रहा था, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया रहा था। सोमालिया इसे अपने पार्ट में बताता है, जबकि ये एक डी फैक्टो स्टेट है सिंस 1991। सिंस 1991 सोमालीलैंड की अपनी खुद की स्टेट है जो वहाँ पे गवर्न करती है, बट यहाँ पे इसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है। कोई भी यूएन का मेंबर सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज नहीं करता है एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट। और इस लिहाजे से ये जो इजराइल का मूव है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इन द फ्यूचर ऑफ मिडल ईस्ट एंड द ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड इन टोटैलिटी। तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर इजराइल ने किया क्या है, क्यों किया है, कौन कौन से अदर स्टेक होल्डर्स हैं, अदर स्टेट्स हैं जो इसके पार्टी हैं, कौन से स्टेट ऐसे हैं जो इसे सपोर्ट कर रहा है और कौन से ऐसे स्टेट हैं इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट देने से बच रहा है, और उन सब का मेन इंटरेस्ट क्या है। तो ये तो बात हो गई सोमालीलैंड के हिस्ट्री की और लोकेशन की। अब हम वापस आते हैं अपने आर्टिकल पे। तो Israel's recognition of Somaliland as an independent state last week marks the definitive breakdown of what was once called the rules-based international order. अब ये जो आपका कीवर्ड है रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, ये क्या सजेस्ट करता है कि इंटरनेशनली अगर कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट है तो जो उसका रिजोल्यूशन होगा वो रूल बेस्ड होगा। बट ये जो इजराइल का अभी मूव है, यहाँ से ये शो करता है कि किस तरीके से इस नॉर्म का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो गया है। ये जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है ये किस तरीके से अब धीरे धीरे उतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है। एंड द मूव कम्स एज यूक्रेन फेसेस प्रेशर टू ट्रेड टेरिटरी फॉर पीस, चाइना थ्रेटन्स टू टेक ओवर ताइवान विथ फोर्स, एंड वॉशिंगटन्स ओन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 dismisses the RBIO as a liberal illusion। तो अब इसके आसपास बाकी दुनिया में अभी क्या हो रहा है, तो यूक्रेन तो अभी प्रेशर फेस कर रहा है कि किस तरीके से रशिया के साथ पीस डील करने के लिए उसे अपने टेरिटरी को ट्रेड करना पड़ेगा। तो एक तो आरबीआईओ का यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन। दूसरा, चाइना थ्रेटन कर रहा है कि वो ताइवान को विथ फोर्स टेक ओवर कर लेगा। उसके बाद अगर यूएसए का देखा जाए तो वॉशिंगटन की खुद की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है 2025 की, वो ये डिसमिस कर रही है कि आरबीआईओ तो बस एक लिबरल इल्यूजन है, ये कभी इन रियलिटी हो नहीं सकता है। रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर कभी पॉसिबल नहीं है, इट्स जस्ट एन लिबरल इल्यूजन। और अगर आप अभी रिसेंटली सबसे रिसेंट का भी मैं न्यूज़ बताऊं तो यूएसए ने वेनेजुएला पे भी अटैक कर दिया है। वेनेजुएला के जो एक्टिव प्रेसिडेंट थे उन्हें कैप्चर करके यूएसए लेके आया है।
तो ये तो एक और बड़ा मूव है जिस पे हम लोग अपने आगे वाले वीडियोस में या फिर हम लोग वेट करेंगे आने वाले कुछ आर्टिकल्स में जो डिस्कशन होगा उसकी एनालिसिस में समझेंगे। बट आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जो एक समय था, एक लिबरल आइडिया थी, वो अब धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। तो as 2026 unfolds, it is clear that the post कोल्ड वॉर नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क, कि कोल्ड वॉर के बाद कुछ ऐसे नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क हुआ करते थे। नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क का मतलब कुछ ऐसे रूल्स थे, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे जिस पे इंटरनेशनल ऑर्डर टिका हुआ था, और वो अब धीरे धीरे करके अपना पावर खो रहा है। फॉर इंडिया एंड द वाइडर सबकॉन्टिनेंट, द अनरेवलिंग ऑफ द आरबीआईओ ऑफर्स टू सोबरिंग लेसन्स। अब इंडिया के लिए इसमें से लेसन क्या है? तो अगर देखा जाए तो दो लेसन है यहाँ पे इंडिया के लिए। सबसे पहला, दैट ग्लोबल नॉर्म्स अलोन डू नॉट गारंटी अ स्टेट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कि सिर्फ और सिर्फ आप ग्लोबल नॉर्म्स को फॉलो करके अपने स्टेट की जो इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, कि आपके स्टेट के पास कितनी टेरिटरी है, वहां पे आपका सोवरेन पावर है या नहीं, आप उसे नहीं बचा सकते हो जस्ट फोकसिंग ओनली ऑन द ग्लोबल नॉर्म्स। सेकेंडली, टेरिटोरियल सोवरेनिटी इज नॉट अ प्रिविलेज कन्फर्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये जो आपकी टेरिटोरियल सोवरेनिटी है, ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी से दिया हुआ प्रिविलेज नहीं है कि यूएन के बोलने के कारण ये है, बट अ पॉलिटिकल ट्रेजर दैट मस्ट बी कॉन्स्टेंटली नर्चर्ड एंड सिक्योर्ड अगेंस्ट इंटरनल डिविजन्स एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। कि आपकी जो भी सोवरेनिटी है, टेरिटोरियल सोवरेनिटी है, आप इसके लिए किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। उसे नर्चर करना ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, और इसे आप तभी कर सकते हो जब आपके यहाँ खुद में इंटरनल डिवीजन ना हो और ना ही कोई एक्सटर्नल थ्रेट हो आपके सोवरेनिटी पे, आपके टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे। तो दो लेसन हमें इस पूरे सिनेरियो से देखने को मिलते हैं। पहला, कि सिर्फ ग्लोबल नॉर्म्स अलोन वो आपको गारंटी नहीं कर पाती है कि आपके स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहेगी या नहीं। और दूसरा ये कि अगर टेरिटोरियल सोवरेनिटी आपको चाहिए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रिविलेजेस पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऑर्डर्स पे वो आपका निर्भर नहीं रहना है, बल्कि एक आपका पॉलिटिकल ट्रेजर ऐसा होना चाहिए कि वो डायरेक्टली नर्चर करते रहे आपकी जितने भी पॉलिसीज हो, वो नर्चर करे आपके सोवरेनिटी को, कि आप अपने टेरिटोरियल सोवरेनिटी को गारंटी कर पाएं। और वो जो गारंटी होगी उसके लिए आपको अपने इंटरनल डिविजन्स को पहले सिक्योर करना पड़ेगा। मतलब आपके खुद के स्टेट, खुद के नेशन के अंदर डिविजन्स नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ जितने एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उसे भी आप किस तरीके से डिफाई करते हो, ये डिफाइन करेगा कि आपका टेरिटोरियल सोवरेनिटी है या नहीं है। तो ऑल्दो कंडेमनेशन ऑफ इजराइल्स डिसीजन हैज बीन वाइड स्प्रेड, फ्यू एक्सपेक्ट अ रिवर्सल। अब यहाँ पे इसराइल का जो ये डिसीजन था, इसका काफ़ी ज़्यादा कंडेमनेशन भी हुआ विद सम स्टेट्स। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर आप सोमाली लैंड को यहाँ पे जो है, अगर आप इसको रिकॉग्नाइज करते हो एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट, तो इसका डोमिनो इफेक्ट होगा बाकी सारे कंट्रीज पे भी जहाँ पे अभी कॉन्फ्लिक्ट है और एक कंसेंसस नहीं बना हुआ है कि क्या वो स्टेट उसकी सोवरेनिटी है या नहीं। तो अगर आप सोमाली लैंड को अगर आप रिकॉग्नाइज करते हो, तो वैसे और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं इन द अफ्रीका, वो सारे भी डिमांड करने लगेंगे। तो इस कारण से इसराइल पे तो काफी प्रेशर अभी बन रहा है। बट फ्यू एक्सपेक्ट अ रिवर्सल, लेकिन साथ ही साथ कुछ रिवर्सल भी हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसराइल ने आखिरकार क्यों रिकॉग्नाइज किया सोमालीलैंड को। तो इट इज बेस्ड ऑन अ प्रैग्मेटिक कैलकुलस, मतलब ये एक प्रैक्टिकल आइडिया है। अगर आप देखो तो सोमालीलैंड क्या ऑफर कर सकता है इसराइल को। तो सोमालीलैंड ऑक्यूपाइज प्राइम जियोपॉलिटिकल ग्राउंड, जैसा कि हमने देखा मैप पे, एट द माउथ ऑफ द रेड सी, अ चोक पॉइंट कनेक्टिंग द मेडिटेरेनियन टू द इंडियन ओशियन थ्रू द सुएज कनाल। ये जो पूरा का पूरा रीजन है इसराइल का, और ये सुएज कनाल होते हुए मेडिटेरेनियन सी को जब यहाँ अरेबियन सी और रेड सी से जोड़ता है, ये काफी चोक पॉइंट है। यहाँ पे अगर आपका कंट्रोल है तो आप इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हो। तो उस लिहाजे से इसका बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सोमालीलैंड ऑक्यूपाइज प्राइम जियोपॉलिटिकल ग्राउंड एट द माउथ ऑफ द रेड सी। फॉर इजराइल, पार्टनरशिप विद सोमालीलैंड प्रोमिसेस मैरीटाइम एक्सेस, स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड अ लार्ज रीजनल रोल। अब अगर इसराइल और सोमालीलैंड का एक अच्छा रिलेशन होगा, तो जाहिर सी बात है इसराइल के लिए एक प्रॉपर मैरीटाइम एक्सेस मिल जाएगा। मैरीटाइम एक्सेस का मतलब क्या? वो समुद्र का जो रास्ता है वो इसके लिए पूरा का पूरा खुल जाएगा इसराइल के लिए। स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगा इन दोनों के रिलेशन में, और इसराइल का ये पूरे के पूरे रीजन में एक अच्छा खासा रोल इंक्रीज हो जाएगा।
इसराइल के पास मोर ग्राउंड होंगे फॉर एनी नेगोशिएशंस। तो इस कारण से इसराइल के लिए तो ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंट मूव है। Tel Aviv, that is the capital of Israel, has calculated that these benefits are worth the political and diplomatic cost. तो तेल अवीव ने इसे अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लिया है कि हाँ, ये जो मेरा ये जो भी मेरे को पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कॉस्ट देने पड़ेंगे इसके लिए, भले मेरे को पूरे दुनिया की गाली सुनने पड़े, बट जो इसका बेनिफिट मिल रहा है, जो इसका मेरा नेशनल इंटरेस्ट में रोल है, उसे मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ। तो इस कारण से तेल अवीव ने ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। Israel's calculus also punctures a core assumption of the post-Cold War order. When a state's sovereignty is violated, the international community will rally to its defense. अब इसराइल के इस मूव से एक और जो कोर अजम्पशन हुआ करता था उसको ब्रेक डाउन किया गया है। और वो कोर अजम्पशन क्या था कि अगर किसी भी स्टेट की सोवरेंटी को वायलेट किया जाता है तो पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी उसके डिफेंस के लिए। अब अगर उसके लॉजिक से देखा जाए तो सोमालिया's टेरिटोरियल इंटीग्रिटी शुड हैव एंजॉयड यूनिवर्सल सपोर्ट। तो उसके हिसाब से सोमालिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको तो पूरे दुनिया का सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो सोमालिया का पूरा लैंड है और सोमाली लैंड है, और ये पूरा का पूरा रीजन सोमाली लैंड अपने अंडर मानता है। और अगर इसराइल सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज करता है तो सोमालिया का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो सोवरेंटी है, उस पर सवाल उठाया जा रहा है, उस पर ये एक डायरेक्ट अटैक है। और इसके लिए तो पूरी की पूरी दुनिया को आ जाना चाहिए था सोमालिया के डिफेंस में, बट ऐसा हुआ नहीं। इन रियलिटी रिएक्शंस हैव बीन फ्रैगमेंटेड। जो रिएक्शन आए काफ़ी फ्रैगमेंटेड आए हैं। मेनी अरब स्टेट्स हैव डिनाउंस्ड इजराइल्स मूव। बहुत सारे अरब स्टेट्स ने तो इसे डिनाउंस किया इसराइल के मूव को। लेकिन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, विथ इट्स हैवी इन्वेस्टमेंट इन द स्ट्रेटेजिक बर्बरा पोर्ट। अब क्योंकि यूएई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्बरा पोर्ट है सोमालीलैंड में, इसके कारण यूएई ने इसे अपोज नहीं किया। इट रिमेन्स एम्बिवेलेंट। वो ना तो कंडेम किया ना तो सपोर्ट किया, इट रिमेन्स एम्बिवेलेंट। और मेन रीजन उसका ये है कि सोमालीलैंड में उसके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है बारबरा पोर्ट में। तो आर बहरेन एंड मोरक्को। बहरेन और मोरक्को भी चुप हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड साइन कर रखे हैं। सेवरल अफ्रीकन गवर्नमेंट क्रिटिसाइज द वायलेशन ऑफ सोमाली सोवरेंटी। अब काफ़ी लोग आए सपोर्ट में भी, सोमालिया के सपोर्ट में, कि बहुत सारे अफ्रीकन गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज किया कि ये तो सोमाली की सोवरेंटी भी डायरेक्टली वायलेट किया गया है। बट लैंडलॉक्ड एथियोपिया सीकिंग मैरीटाइम एक्सेस इन सोमालीलैंड हैज बीन साइलेंट। लेकिन एथियोपिया इस पे साइलेंट है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो एथियोपिया क्या है, लैंडलॉक्ड है, इसके पास किसी भी तरह से कोई भी मैरीटाइम एक्सेस नहीं है। और अगर सोमालीलैंड और इसराइल के रिलेशंस अच्छे होते हैं तो एथियोपिया ये ट्राई कर सकता है कि ये सोमालीलैंड के थ्रू इसे मैरीटाइम एक्सेस मिल जाए। तो इस कारण से एथियोपिया इस पे चुप है। और अगर हम लोग पास्ट में भी देखें तो इथियोपियन लीडर्स हैव सेड दैट कि एडिस अबाबा विल नॉट बी द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड, बट इट विल नॉट बी थर्ड आइदर। कि एडिस अबाबा सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, बट कहने का मतलब यह है कि सबसे बाद में भी नहीं करेगा। तो ये अपना पहले से ही लीनिंग शो कर चुका था, इनके यहाँ के लीडर्स पहले से अपने लीनिंग शो कर चुके थे रिगार्डिंग द सोमालीलैंड। तो ये काफ़ी एक शॉक मूव नहीं था इथियोपिया के साइड से। फॉर ओवर 3 डिकेड्स सोमालीलैंड फंक्शन एज अ डी फैक्टो स्टेट। जैसा कि हमने देखा कि सोमालीलैंड पिछले 3 डिकेड से अपना एक डी फैक्टो स्टेट है, बट इट्स नॉन रिकॉग्निशन सिंबलाइज द आरबीआईओ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पॉलिटिकल रियलिटी एंड लीगल प्रिंसिपल। बट जैसे इसे अब रिकॉग्नाइज कर लिया है तो ये अब दिखा रहा है कि ये जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है ये अब किस तरीके से कितना ईजिली कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है, और किसके आड़ में हो रहा है, पॉलिटिकल रियलिटी एंड लीगल प्रिंसिपल्स। By overturning this balance, Israel has acknowledged what many powers already practice. अब इस बैलेंस को ओवरटर्न करके इसराइल ने ये दिखाया है जो कि बाकी सारे अदर पावर्स जैसे कि यूएसए, चाइना, ये पहले से करते आ रही है कि अगर मटेरियल इंटरेस्ट कोलाइड कर रहे हैं आपके पॉलिटिकल नॉर्म से। मटेरियल इंटरेस्ट का मतलब क्या? जहाँ पे आपको हार्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपको अपने देश का दिख रहा है, और अगर वो आपके पॉलिटिकल नॉर्म्स जैसे कि आरबीआईओ एक था, अगर इसके साथ कोलाइड कर रहे हैं तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी अपने देश के मटेरियल इंटरेस्ट को। द लैटर आर रेडिली सेक्रीफाइस्ड। पॉलिटिकल नॉर्म्स को आसानी से सेक्रीफाइस किया जा सकता है। द इरोजन ऑफ द आरबीआईओ डिड नॉट बिगैन विथ सोमालीलैंड नॉर विल इट एंड देयर। और ये जो हम लोग देख रहे हैं रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर,
इसका जो इरोजन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सोमालीलैंड से स्टार्ट हुआ है और या फिर ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये तो पहले से चला आ रहा है और ये आगे भी होगा। अगर हम लोग देखें कि ये हिस्ट्री कहाँ से आती है, ये आरबीआईओ का, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का, तो इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय जापान एज अ पार्ट ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक कैंपेन। ये स्टार्ट किया गया था, पॉपुलराइज किया गया था जापान के द्वारा, जब ये अपने डिप्लोमेटिक कैंपेन कर रहा था कि चाइना किस तरीके से एक्सपैंड कर रहा है इन द इंडो पैसिफिक, और चाइना के एक्सपेंशन के अगेंस्ट में ये नॉर्म आया था। ओवर द लास्ट डिकेड एंड मोर, दैट डिड नॉट स्टॉप चाइनाज टेरिटोरियल गेन्स। बट ऐसा नहीं है कि इससे चाइना का जो टेरिटोरियल गेन्स है वो कम हो गया। साउथ चाइना सी में चाइना कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहा है। क्लियरली रूल्स विदाउट इन्फोर्समेंट मीन लिटिल। तो इसका मतलब यह है कि आप कोई भी रूल्स लेते आओ, कोई भी प्रिंसिपल्स रखो, अगर उसका आप इन्फोर्समेंट नहीं करते हो तो उस रूल का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसे अब हम यूरोप में भी देख सकते हैं। इन यूरोप, यूक्रेन नाउ फेसेस प्रेशर फ्रॉम इट्स ओन एलाइज टू कंटेम्पलेट टेरिटोरियल कंसेशन टू एंड वॉर विथ रशिया। अब यूक्रेन के ऊपर उसके खुद के एलाइज, दैट इज की यूएस एंड यूरोप, वो कॉन्स्टेंटली प्रेशर डाल रहे हैं कि रशिया के साथ डील कर लो, रशिया के साथ पीस डील कर लो, भले इसके लिए आपको अपने कुछ टेरिटरी देने पड़े, तो वो देना है तो दे दो, बट रशिया के साथ ये जो वॉर है इसे एंड करो। तो ये प्रेशर यूरोप में यूक्रेन फेस कर रहा है। What began as Europe's moral crusade for Ukraine's sovereignty is ending in a negotiation over borders redrawn by force। जो ये स्टार्ट हुआ था यूरोप के द्वारा कि यूक्रेन की सोवरेंटी पे अटैक हुआ है, इसके अगेंस्ट में हम लोग खड़े होते हैं, ये जो मॉरल क्रूसेडिंग चल रही थी, वो भी अब 2-3 साल आते आते तक इस मुकाम पे आ गया है कि अब उसे बोल रहा है कि नहीं नहीं, अब निगोशिएट कर लो बॉर्डर्स, जो कि बॉर्डर्स रशिया ने बाय फोर्स ऑक्यूपाई किए हैं, अगर उसे भी ट्रेड करना है तो कर लो। अब ये जो यूक्रेन सोवरेंटी और हमारी प्रिंसिपल थी रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की, जिसके लिए हम लोग तुम्हारे साथ खड़े थे, ये सब तो बात की बात है। अब वॉर को किसी भी तरीके से एंड करना है, और अगर इसके लिए कुछ टेरिटरी नेगोशिएट करने पड़ रहे हैं तो वो भी कर लो। तो नॉर्म्स मैटर बट ओनली अंटिल पावर ट्रम्प्स देम। तो ये जितने भी नॉर्म्स होते हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, ये मैटर करती है, बट ये तभी तक मैटर करती है जब तक कि उसके ऊपर पावर ट्रम्प ना करे। गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू इन्वोक द लैंग्वेज ऑफ नॉर्म्स बट एम्प्लॉय इट सेलेक्टिवली। जितनी भी सरकारें हैं वो बहुत बोलेंगी इसके लिए कि ये हमारा नॉर्म है, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारी पॉलिसी का पार्ट है, बट ये तब तक ही होगा जब तक उनके लिए कंफर्टेबल होगा, और ये सेलेक्टिवली ही इसे एम्प्लॉय करेंगे। अगर आप इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो तो इंडिया इज नो एक्सेप्शन। न्यू दिल्ली इज ए स्टॉन्च एडवोकेट फॉर टेरिटोरियल सोवरेंटी। हम हमेशा टेरिटोरियल सोवरेंटी की बात करते हैं एशिया में, कि नहीं भूटान की भी टेरिटोरियल सोवरेंटी है, इंडिया की टेरिटोरियल सोवरेंटी है, जिसपे पाकिस्तान और चाइना अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग बात करते हैं टेरिटोरियल सोवरेंटी की, बट इट इज रिलेक्टेंट टू क्रिटिसाइज रशियाज एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। बट रशिया ने जब क्रीमिया को एनेक्स किया था इन 2014, तो यहाँ पे इंडिया शांत रहा था। या फिर जब यूक्रेन पे अटैक किया था 2022 में रशिया ने, उस समय भी इंडिया शांत रहा था। तो एक टाइम तो जब खुद की बात हो या फिर एशिया में कुछ ऐसे छोटे कंट्रीज की बात हो, उनकी टेरिटोरियल सोवरेंटी की, तब तो हम लोग काफ़ी इसके स्टॉन्च एडवोकेट रहते हैं। बट बात जहाँ पे आ जाती है रशिया की क्रीमिया को हथियाने की या फिर यूक्रेन पे अटैक की, तो वहाँ पे हम लोग सेलेक्टिव हो गए थे। वहाँ पे हम लोग ने उतना खुल के अपोज नहीं किया था। एंड इंडिया इज अनलाइकली टू अपोज इजराइल्स मूव ऑन सोमालीलैंड। और इस टाइम भी इंडिया अनलाइकली है कि इजराइल के इस मूव को अपोज करे। क्यों? बिकॉज गिवन इट्स क्लोज पार्टनरशिप विथ बोथ इजराइल एंड इथियोपिया। क्योंकि इंडिया का इजराइल और इथियोपिया दोनों के साथ काफ़ी क्लोज पार्टनरशिप है। एंड एट द सेम टाइम इंडिया डज नॉट वांट टू एलियनेट द अफ्रीकन यूनियन। बट अब यहाँ पे डिलेमा ये आ रहा है कि इंडिया अफ्रीकन यूनियन को या फिर जितने भी मिडल ईस्ट के पार्टनर हैं उनको भी कंप्लीटली एलियनेट नहीं कर सकता है, जो कि इसराइल के पूरे खिलाफ है। तो इंडिया के लिए ये एक डिलेमा है, और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया यहाँ पे भी शांति रहेगा, इंडिया भी एक एम्बिवेलेंट अप्रोच लेगा इसके लिए। तो दिल्लीज रिस्पॉन्स टू द डेवलपमेंट इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका विल बी मोर ऑफ अ डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग। यहाँ पे भी इंडिया एक डिप्लोमेटिकली बैलेंस्ड एक्ट करेगा रेदर देन सीजिंग द मॉरल हाई ग्राउंड। यहाँ पे अपने आप को मॉरली हाई साबित करने की कोशिश नहीं करेगा, ऐसे चांसेस बहुत ही कम है। India's stakes in the Red Sea and the Horn of Africa are tangible, historically linked to British India through trade, finance, and defense networks. Somaliland lies firmly within Indian ocean sphere.
अब अगर सोमालीलैंड को इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी एक हिस्टोरिकल रिलेशन है, और ये हिस्टोरिकल रिलेशन किस चीज़ का है? ट्रेड का है, फाइनेंस का है, डिफेंस का है। तो सोमालीलैंड फर्मली विद इन इंडियाज इंडियन ओशन स्फीयर, और अगर आप देखो तो इंडिया के इंडियन ओशन से भी ये काफ़ी क्लोज है, तो इंडिया के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, और सोमालीलैंड काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंडिया के लिए भी। तो डेवलपमेंट्स देयर डायरेक्टली अफेक्ट इंडियाज एनर्जी रूट, और वहां पे जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे इंडिया के एनर्जी रूट को, इंडिया की मैरीटाइम ट्रेड को, और इंडिया का जो नेवी है, दैट इज नेवल कैलकुलस को, कि इंडिया की नेवी किस तरीके से कहाँ तक प्रॉपर पावर में है, कहाँ तक उनका कंट्रोल है। So the declarations about inviolability of borders ring hollow when aggression goes unpunished or is tacitly accepted. तो ये जितने भी बॉर्डर्स का जो वायलेशन हो रहा है वो कभी कंट्रोल नहीं हो सकता है जब तक कि आप इस एग्रेशन को अनपनिश्ड छोड़ दें। आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, सिर्फ आपने बोल दिया है कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होगा, बट अगर कोई उसको हैम्पर करता है, उसके खिलाफ कुछ करता है, तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, इट रिमेन्स अनपनिश्ड। तो इस हिसाब से ये जो बॉर्डर्स हैं ये कंप्लीटली हमेशा वायलेट होते ही रहेंगे, विथ मेजर पावर्स एम्ब्रेसिंग टेरिटोरियल रिविजनिज्म। और यहाँ पे जितने भी मेजर पावर्स हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से सारे टेरिटरीज का रिवीजन कर रहे हैं, मतलब एक टाइम पे जिस पे किसी और का कंट्रोल होता था उस पे अब उनका कंट्रोल हो रहा है। चाइना इन एशिया, रशिया इन यूरोप एंड यूएस इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये सारे मेजर पावर्स खुले में आके इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे टेरिटरी को वापस से रिवाइज कर रहे हैं। इट इज नाइव फॉर लेसर स्टेट्स टू डिपेंड ऑन द प्रिज्यूम्ड प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ द आरबीओ, और ये जितने भी छोटे स्टेट्स हैं इनके लिए काफी नाइव मूव होगा कि वो अभी भी ये आरबीआईओ के जो शील्ड है इसके तले अपने आप को डिपेंडेंट बना के रखें, कि नहीं रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, एक लिबरल ऑर्डर है, और यहाँ पे तो हार्ड पावर की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस प्रिंसिपल्स पे अपने टेरिटरी को बचा के रख सकते हैं। नॉर कैन दे रिलाई ऑन द सॉलिडारिटी ऑफ द सो कॉल्ड ग्लोबल साउथ, और ये ऐसे ग्लोबल साउथ जो कि हमेशा ब्रदरहुड की बात करती है, फ्रैटर्निटी की बात करती है, इस पे भी ये कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते हैं। और हमने इसे भी देखा था कि आसियान जो है वो किस तरीके से फिलीपींस के अगेंस्ट जो चाइना का मूव रहा था चाइना सी में, साउथ चाइना सी में, उस पर आसियान कुछ नहीं कर पाया था, इट वॉज इनफेक्टिव इन डिफेंडिंग द फिलीपींस अगेंस्ट चाइनाज इंक्रीमेंटल इंक्रोचमेंट इन द साउथ चाइना सी। और आसियान तो एक काफ़ी बड़ी इकोनॉमिकल पावर है और ग्लोबल साउथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, बट फिर भी आसियान कुछ नहीं कर पाया था। द अरब लीग एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन हैव प्रूव्ड इम्पोर्टेंट इन गाजा, गाजा में ये पूरी की पूरी अरब लीग और जो ओआईसी है ये इंपॉर्टेंट साबित हुई, कुछ नहीं कर पाए। एंड विल फेयर नो बेटर इन सोमालीलैंड, और सोमालीलैंड में भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इवन ब्रिक्स विच एस्पायर्स टू रीमेक ग्लोबल गवर्नेंस, ब्रिक्स जो कि बात करता है कि ग्लोबल गवर्नेंस को फिर से रिवाइज करेगा, फिर से ग्लोबल साउथ की ओर लेके जाएगा, ये भी इस केस में डिवाइडेड है। क्यों? क्योंकि इजिप्ट और इथियोपिया जो दोनों ब्रिक्स के नए मेंबर्स हैं, दे आर एट ऑड्स ऑन द सोमालीलैंड इशू। इजिप्ट का कुछ अलग अप्रोच है, इथियोपिया का कुछ अलग अप्रोच है, तो आर ईरान एंड द यूएई। उसी तरीके से ईरान एंड यूएई भी अलग अलग हैं इस पे। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स जो कि ग्लोबल साउथ का एक काफ़ी बड़ा सपोर्टर रहा है वो भी सोमालीलैंड के इशू को हाईलाइट करेगा। तो जितने भी छोटे स्टेट्स हैं वो ऐसे किसी भी रीजनल कॉपरेशन, रीजनल ग्रुप्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं अपनी टेरिटोरी को बचाने के लिए। द सोमालीलैंड एपिसोड लेस बेयर अ डीपर 21st सेंचुरी क्राइसिस ऑफ सोवरेंटी। तो ये जो सोमालीलैंड का इशू है, ये सोमालीलैंड का जो अभी एपिसोड हुआ है ये दिखाता है कि किस तरीके से 21st सेंचुरी में सोवरेंटी का क्राइसिस है, जहां जो पावरफुल नेशन है, मेजर पावर्स हैं, वो आसानी से जब चाहे तब कंट्रोल कर सकते हैं द लेसर स्टेट्स। Border today are contested not merely by military force but through subtler instruments of power। और ये सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री फोर्स के दम पे नहीं होती है, और भी कुछ सटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कोर्सन। आपने देखा किस तरीके से यूएसए टैरिफ्स लगाते जा रहा है, तो ये जो टैरिफ्स है ये क्या है? इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना है, इट इज द इकोनॉमिक कोर्सन। इंफ्रास्ट्रक्चरल इंटेंगलमेंट, उसके आसपास में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, एंड डिजिटल सबवर्सन, और किस तरीके से इस डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल पावर का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने पावर्स को वहां पे और ज्यादा स्ट्रांग बनाना। तो फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट
rattled by turmoil in Afghanistan and Pakistan and instability in Bangladesh and Burma, the post-RBIO landscape poses a great danger. तो अब अगर हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो इंडिया में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान में टर्मोइल है, पाकिस्तान में टर्मोइल है, वहाँ पे भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। बांग्लादेश में तो अभी हम देख ही रहे हैं पूरा का पूरा शेख हसीना के जाने के बाद। बर्मा में मिलिट्री रूल है। तो ये जो पोस्ट आरबीआईओ है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, इसका तो अब हम लोग और इस पे डिपेंडेंट नहीं रख सकते हैं। इट पोजेज अ ग्रेट डेंजर, क्योंकि अगर ये रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं रहा, जो प्रिंसिपल था उसे फॉलो नहीं किया जाए, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए तो ये एक और ग्रेट डेंजर पोज कर रहा है। तो इन दिस चेंजिंग इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, टी प्रायोरिटीज प्रेजेंट देमसेल्व्स टू दिल्ली। अब इस जो चेंजिंग इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, दिल्ली के पास तीन ऑप्शंस हैं। पहला इज टू स्ट्रेंथन इंटरनल पॉलिटिकल कोहेरेंस, कि सबसे पहले अपने देश के अंदर एक पॉलिटिकल कोहेरेंस होनी चाहिए। पॉलिटिकली हम लोग को यूनाइट होना पड़ेगा। जितने भी सोसाइटीज फ्रैक्चर्ड है अलॉन्ग देयर सेक्ट्स, एथनिक ग्रुप्स या फिर रीजनल लाइंस, इनको मिलके यूनाइट होना पड़ेगा। दे आर मोर एक्सपोज टू एक्सटर्नल मैनिपुलेशन एंड इंटरनल ब्रेकडाउन। तो जो भी ऐसे स्टेट्स होते हैं जिनके अपने अंदर ये सारी सेक्टेरियन और एथनिक लड़ाइयाँ होते रहती हैं, वो काफ़ी आसानी से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स के द्वारा, एक्सटर्नल पावर्स के द्वारा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें अपने इंटरनल पॉलिटिकल कोहेरेंस बना के रखना है। दूसरा, द सेकंड इज क्रेडिबल डिटरेंस, कि एक क्रेडिबल डिटरेंस भी होनी चाहिए। हम लोग अभी भी अहिंसा का मार्ग लेके इंटरनेशनल ऑर्डर में नहीं जी सकते हैं, नहीं अपनी फॉरेन पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं। हमारे पास कुछ क्रेडिबल डिटरेंस होना चाहिए, एंड वी आर लकी दैट वी आर न्यूक्लियर पावर। तो एक क्रेडिबल डिटरेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्म्स कैनॉट सेफगार्ड सॉवरेंटी अनलेस बैक्ड बाय द मिलिट्री कैपेसिटी। तो कोई भी नॉर्म्स हो, जब तक से आप उसे मिलिट्री कैपेसिटी से बैक नहीं करते हैं, तो वो कभी भी आपके सॉवरेंटी को सेफ नहीं कर सकता है। एंड द पॉलिटिकल विल टू इम्पोज कॉस्ट ऑन वायलेटर्स, और एक ये पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए कि अगर कोई हमारे सोवरेंटी को वायलेट करता है तो उस पर हम लोग पनिशमेंट करें उसे, इट विल हैव टू बेयर सम कॉस्ट। तो क्रेडिबल डिटरेंस भी जरूरी है। तीसरा आ जाता है, द थर्ड इज इंडियाज रीजनल लीडरशिप, कि इंडिया अपने रीजन में किस तरीके से लीडरशिप करता है। इफ इंडिया कांट प्रमोट साउथ एशियन पीस एंड स्टेबिलिटी, द यूएस एंड चाइना विल लेवरेज द करंट कॉन्फ्लिक्ट इन द सबकॉन्टिनेंट टू देयर ओन एडवांटेज। अगर इंडिया साउथ एशिया में पीस और स्टेबिलिटी नहीं लेके आ सकता है, तो यूएस और चाइना इसे पूरा का पूरा मिसयूज करेंगे, ताकि यहाँ पे वो अपना कोई लेवरेज बना सकें, अपना यहाँ पे एक अपर हैंड ला सकें। क्योंकि अभी सब कॉन्टिनेंट में जैसा कि हमने देखा कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है, चाहे वो बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो। तो अगर इंडिया रीजनल लीडरशिप शो नहीं करे और स्टेबिलिटी लेके नहीं आता है, तो यहाँ पे यूएस एंड चाइना के पास एक काफ़ी अपर हैंड होगा। So it is no surprise then that both Washington and Beijing claim a peace-making role between India and Pakistan। और इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा कि अगर स्टेबिलिटी ना रहे तो फिर दोनों यूएसए और चाइना आएंगे कि आओ मिलके अब पीस करते हैं पाकिस्तान के साथ, इंडिया और पाकिस्तान की पीस डील करते हैं। उसी तरीके से जैसे यूएसए ने अभी इजराइल और रशिया का किया था। तो ये रोल, ये लेवरेज हम लोग यूएसए या चाइना किसी और को नहीं दे सकते हैं। तो ये तीसरा और सबसे बड़ा लेसन है इंडिया के लिए कि अपने रीजन को, अपने साउथ एशिया रीजन को किस तरीके से लीड करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल नेविगेटिंग अ वर्ल्ड विदाउट नॉर्म्स। अगर आपको ये पूरी एनालिसिस अच्छी लगी है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीक में विद अ नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।